Welcome dear students, I am Dr. Vartika Jain and today we are going to study about a non-alcoholic beverage in your course, that is Camellia. It is part of unit 5th of second paper of botany of BSc second year. Camellia sinensis from the family Theaceae. Camellia sinensis इसे हम चाय के नाम से जानते हैं, इसे चा भी कहा जाता है एंड इंग्लिश में इसे हम टी कहते हैं। और इस पौधे की पत्तियों से चाय बनाई जाती है जो कि इकोनॉमिकली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यह एक द्विबीजपत्री पौधा है कैमेलिया साइनेंसिस और इसकी फैमिली है थिएसी। नाउ अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस प्लांट। इस पौधे की उत्पत्ति स्थल, इसके नेटिव प्लेस के बारे में कुछ कंट्रोवर्सी है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इसकी फर्स्ट रिपोर्टिंग चाइना से हुई थी और कुछ इंडिया से इसकी रिपोर्टिंग बताते हैं फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आसाम। आसाम में सबसे पहले वाइल्ड टी को स्कॉट के द्वारा 1826 में देखा गया था और इसी प्रकार से गार्डनर के द्वारा भी 1820 में नेपाल में चाय के पौधे को देखा गया था, वहां से रिपोर्ट किया गया था, परंतु उसकी कंफर्म आइडेंटिटी, बॉटनिकल आइडेंटिटी नहीं हो पाई थी। और अक्टूबर 1831 में लेफ्टिनेंट एंड्रयू चार्ल्टन कलकत्ता आए और वे अपने साथ आसाम से कुछ चाय के पौधे लेके आए जिन्हें उन्होंने एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर सोसाइटी को दिया थ्रू डॉक्टर जॉन टाइटलर। और उसके बाद नवंबर 1834 में उन्होंने डॉक्टर वॉलिच को चाय के पौधे का फ्रूट भी एग्जामिनेशन करने के लिए भेजा और उसके बाद ही भारत के अंदर चाय के पौधे की डिस्कवरी ऑफिशियल तौर पे हुई और उनकी इस सक्सेसफुल रिजल्ट के लिए एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा 1841 में लेफ्टिनेंट एंड्रयू चार्ल्टन को गोल्ड मेडल दिया गया। तो भारत के अंदर अगर देखा जाए तो भारत के आसाम, जो ब्रह्मपुत्र वैली है और सुरमा वैलीज हैं, आसाम, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट जो है नॉर्थ बंगाल का, वहां से लगभग 70% चाय की उपज पूरे विश्व के अंदर भेजी जाती है। और भारत के अंदर तो जितने भी माउंटेन स्लोप्स हैं, जितने भी पहाड़ी ढलान वाले इलाके हैं, नीलगिरी पहाड़ियों में, अन्नामलाई पहाड़ियों में, केरला, कर्नाटक में, कांगड़ा, कुमाऊं, रांची, इन सभी जगहों में वहाँ चाय की खेती की जाती है। और अगर विश्व की बात करें तो विश्व में चाइना, इंडिया, सीलोन, इंडोनेशिया, ईस्ट अफ्रीका, पेरू, ब्राज़ील, अर्जेंटीना में चाय की खेती होती है। और अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो सीलोन और इंडिया, दे आर द टू लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ टी। दे आर शेयरिंग ओवर 10,000 टी गार्डन्स। तो वे चाय के बागान शेयर कर रहे हैं 10,000 से भी ज़्यादा। नाउ कमिंग टू द बॉटनिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस प्लांट। ये प्लांट कैसा है? यह एक सदाबहार पेरिनियल श्रब है और या फिर छोटा सा ट्री है। इसकी हाइट नेचुरल कंडीशन में अगर इसे ग्रो करने दिया जाए तो 9 से 17 मीटर तक इसकी हाइट हो सकती है, परंतु कमर्शियली इसकी हाइट कम रखी जाती है। बियॉन्ड 0.7 टू 1.5 मीटर से ज़्यादा इसे आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। इसकी प्रूनिंग समय समय पर कर दी जाती है। इसकी लीव्स सिंपल लीव्स है और इसकी शेप एलिप्टिक टू लेंसियोलेट होती है, कोरिएशियस होती है, थोड़ी चर्मिल है, सीडेटेड भी होती है और कभी कभी इसकी जो अंडर सरफेस है वो हेयरी होती है। इसकी यंग लीव्स जो होती हैं उसमें कई सारी ऑयल ग्लैंड्स भी होती हैं, जिस वजह से उसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फ्रेग्रेंस एरोमा आती है। इस पे बड़े ही फ्रेग्रेंट, खुशबूदार सफ़ेद या हल्के गुलाबी रंग के फूल लगते हैं विच आर बॉर्न इन द लीफ एक्सिल्स, जो कि आइदर सिंगली बॉर्न होते हैं या फिर 2 से 4 के ग्रुप के अंदर उगते हैं। इसका फ्रूट ब्राउनिश ग्रीन कलर का एक ट्राइलॉक्यूलर कैप्सूल है जिसके अंदर बीज होते हैं। हर लॉक्यूल में एक बीज होता है जो कि गोलाकार या चपटा होता है। नाउ व्हाट आर द स्पेसिफिक क्लाइमेटिक कंडीशंस विच आर रिक्वायर्ड टू ग्रो दिस प्लांट। इसकी कल्टीवेशन के लिए किस प्रकार के क्लाइमेट की आवश्यकता है? तो यह पौधा सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल माउंटेनस रीजन के अंदर इजीली ग्रो करता है और चाय की खेती के लिए डीप वेल ड्रेन्ड फ्राइएबल लोम सॉइल, दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त है या फॉरेस्ट लैंड इसके लिए उपयुक्त होती है। और टेम्परेचर लगभग 24 से 30 डिग्री सेल्सियस इसके लिए उपयुक्त रहता है और वार्षिक वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है और इसको ग्रो करने के लिए छाया की आवश्यकता होती है। एक्सेसिव ड्राई पीरियड इसकी ग्रोथ के लिए सूटेबल नहीं होता है। इसके प्लांट्स दे आर रेज्ड फ्रॉम द सीड्स, बीजों के द्वारा इनको ग्रो किया जाता है। सीडलिंग्स विच आर रेज्ड इन द नर्सरीज दे आर रेडी फॉर ट्रांसप्लांटेशन इन अबाउट अ ईयर।
और प्लांट्स आर अलाउड टू ग्रो फॉर 4 years, 4 साल तक उनको ग्रो करने दिया जाता है। एंड व्हेन दे हैव अटेन्ड हाइट ऑफ 2 मीटर, तब उनकी प्रूनिंग करती जाती है, उसकी हाइट 45 से 50 सेंटीमीटर पे रख दी जाती है टू प्रमोट ब्रांचिंग। और रेगुलर प्रूनिंग मेंटेन करनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि इसकी हार्वेस्टिंग, नई पत्तियों की हार्वेस्टिंग तभी की जा सकती है जब इसकी एक इनिशियल ग्रोथ प्लकिंग लेवल की ग्रोथ पे पहुंच जाए तब। और प्रूनिंग के बाद नई पत्तियां जो हैं, नई शूट्स जो होती हैं, दे ऑल्सो अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और वाटर लॉगिंग अगर मिट्टी में हो गया है, जल भराव हो रहा है, तो वो इस चाय के पौधों के लिए हानिकारक होता है। इसको शेड प्रोवाइड करने के लिए कई सारे शेडी ट्रीज लगा सकते हैं, जैसे अल्बिजिया प्रोसेरा, डेरिस रोबस्टा, डेलबर्जिया असामिका, ये सब भी ट्री गार्डन्स के अंदर ग्रो किए जा सकते हैं। और ये ऐसे पौधे हैं जो कि शेड प्रोवाइड करने के साथ ही कुछ एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करते हैं इस चाय के पौधे को। और ये जो ग्रोथ है टी बुशेस की, ये यूनिफॉर्म नहीं होती है पूरे साल। अ पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ ऑल्टरनेट्स विद द डोरमेंट पीरियड। तो इस प्रकार पीरियडिक अपीयरेंस होती है नई पत्तियों की, तब उसे फ्लश कहा जाता है। और नॉर्दर्न इंडिया में जो प्लकिंग है, पत्तियों को तोड़ने का कार्य, साल में 3 से 4 बार किया जाता है, परंतु विंटर सीजन में जब डोरमेंट पीरियड है तब नहीं किया जाता है। परंतु जो साउथ इंडिया के जो स्टेट्स हैं जहाँ पे चाय की खेती हो रही है, वहाँ पे तो ये पत्तियाँ प्लक करने का कार्य पूरे साल किया जाता है, वीकली या फोर्टनाइटली, 15 दिन में या सप्ताह में किया जाता है, विथ फर्स्ट प्लकिंग एट द 5 years एज। जब पौधा 5 साल का हो जाता है तब फर्स्ट प्लकिंग शुरू कर दी जाती है। ना प्लकिंग किसके द्वारा की जाती है? या तो हाथों के द्वारा या सीजर्स के द्वारा की जाती है, और यूजुअली वुमेन को इसमें एम्प्लॉय किया जाता है। प्लकिंग के लिए यंग टेंडर शूट्स, टर्मिनल बड, 2 to 5 leaves, immediately below that they are plucked and they are just transferred to the basket which is suspended from the waist of the or back of the plucker, उसमें डाल दिया जाता है। तो एक अगर स्किल्ड वर्कर है तो वो एक दिन के अंदर 50 किलो चाय की पत्ती जो है वो प्लक कर सकता है, इकट्ठा कर सकता है। अब जो टी की क्वालिटी है, इट डिपेंड्स अपॉन द एज ऑफ द लीव्स। पत्तियों की क्या एज है उस पर डिपेंड करती है टी की क्वालिटी। और टर्मिनल बर्ड्स जो है सबसे ज्यादा वैल्यूएबल मानी जाती है ट्रेड के अंदर, और कॉमनली उसे गोल्डन टिप्स कहा जाता है। जो स्मॉलेस्ट लीफ होती हैं दे फॉर्म ऑरेंज पीको। सेकेंड लीफ उसके बाद जो आती है वो पीको कहलाती है। थर्ड लीफ पीको सुचोंग कहलाती है। फोर्थ लीफ सुचोंग कहलाती है। और फिफ्थ लीफ कोंगू ग्रेड्स ऑफ टी के नाम से जानी जाती है। नाउ कमर्शियल कैटेगरीज ऑफ द टी। तो मेनली तो 4 प्रकार की टी देखते हैं आप। ब्लैक टी जिसे कहते हैं, फर्मेंटेड टी, जो कि हम मैक्सिमल यूज करते हैं मोस्टली। इसे कमर्शियली इंडिया में सीलोन, इंडोनेशिया, ईस्ट अफ्रीका, यहाँ पे इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा ग्रीन टी जो कि अनफर्मेंटेड होती है वो भी यूज में ली जाती है। थर्ड टाइप ऑफ टी है ओलोंग टी, जो कि सेमी फर्मेंटेड होती है, यानी अर्ध किण्वित होती है, पार्शियली फर्मेंटेड टी, जिसको इंटरमीडिएट बोलते हैं बिटवीन ग्रीन टी एंड ब्लैक टी। उसमें फ्लेवर तो ग्रीन टी का होता है और रंग उसका ब्लैक टी जैसा होता है। ओलोंग टी विच आर सेमी फर्मेंटेड टी। और इसके अलावा एक और प्रकार की टी है जिसे ब्रिक टी कहते हैं। और ब्रिक टी जो है दैट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द वेस्ट विच इज लेफ्ट आफ्टर प्रिपेयरिंग द ग्रीन एंड ब्लैक टी। तो जब ग्रीन और ब्लैक टी बन जाती है उसके बाद जो वेस्ट बनता है उससे ब्रिक टी बनाई जाती है। उसके अलावा भी कुछ और प्रकार की टी मिलती हैं, जैसे व्हाइट टी मिलती है, पुरा टी मिलती है। तो ये कुछ इसकी कमर्शियल कैटेगरीज हैं। नाउ अबाउट प्रोसेसिंग ऑफ टी, कि चाय की पत्ती से जब हम पत्ती तोड़ करके इकट्ठी कर ली है तो उससे हम कैसे उसकी जो कमर्शियल मार्केट में मिलने वाली जो ब्लैक टी है वो हम कैसे बनाएंगे, या ये जो डिफरेंट कैटेगरीज हमने देखी हैं, ग्रीन टी कैसे बनाएंगे या ओलोंग टी कैसे बनाएंगे। तो प्रोसेसिंग 5 स्टेप्स में होती है। पहला है विदरिंग, देन रोलिंग, देन फर्मेंटेशन, देन ड्राइंग, देन ग्रेडिंग एंड देन सॉर्टिंग। तो पहला विदरिंग। विदरिंग का मतलब है कि उसके अंदर से मॉइस्चर को कम करना। पत्तियों के अंदर जानते हैं 75% मॉइस्चर लगभग चाय की पत्तियों में, फ्रेश टी लीव्स में होता है। और उसको मॉइस्चर को हटाने के लिए उसको क्या किया जाता है कि जो विदरिंग रैक बना के रख दी जाती हैं और उसके ऊपर एक के ऊपर एक इनको रख दिया जाता है 12 से 18 घंटे के लिए। और कभी कभी अगर ह्यूमिड एनवायरनमेंट है वातावरण में तो उसके ऊपर गर्म हवा जो है, हीटेड एयर भी उसके ऊपर फोर्स की जाती है ताकि पत्तियां ड्राई हो जाएं। और धीरे धीरे पत्तियां जो होती हैं पानी छोड़ती हैं, फ्लैसिड होती चली जाती हैं, सॉफ्ट होती चली जाती हैं, और फिर सेकेंड स्टेप के लिए रेडी हो जाती हैं, जो कि है रोलिंग। रोलिंग सेकंड स्टेप कहलाती है। और रोलिंग की वजह से एक कैरेक्टरिस्टिक ट्विस्ट आ जाता है पत्ती के अंदर। पत्ती को एक पर्टिकुलर जगह से लीफ सेल्स को तोड़ा जाता है और उसकी वजह से उसके जो अंदर के जो जूस हैं दे आर एक्सपोज टू द एयर, ताकि फर्मेंटेशन शुरू हो जाए।
और यह रोलिंग स्पेशल रोलिंग मशीन्स के द्वारा करवाया जाता है और इस प्रकार से पत्तियां कंप्लीटली ड्राई हो जाती है और जो फाइनल प्रोडक्ट बाहर आता है जो डल ग्रीन कलर का होता है, डल ग्रीन कलर की पत्तियां होती हैं जिसे ग्रीन टी भी कहते हैं या अनफर्मेंटेड टी कहते हैं। तो ग्रीन टी इस सेकंड स्टेप में ही तैयार हो जाती है, परंतु जो हम रेगुलर यूज में हम लोग जो चाय हम ब्लैक टी हम यूज में लेते हैं वो इसके आगे की स्टेप में बाहर आती है। तो फर्स्ट स्टेप इज विदरिंग, सेकंड स्टेप इज रोलिंग। नाउ द थर्ड स्टेप विच इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, इट इज नोन एज फर्मेंटेशन, किण्वन की प्रक्रिया। तो किण्वन की प्रक्रिया जो है स्पेशल फर्मेंटेशन चैम्बर्स में की जाती है जहां पे टेम्परेचर का रेगुलेट किया जाता है, ह्यूमिडिटी आर्द्रता को रेगुलेट किया जाता है, एयर सर्कुलेशन को भी मैनेज करके रेगुलेट करना पड़ता है। और क्योंकि रोलिंग के द्वारा पत्तियां डैमेज हो गई हैं तो उसका जो एंजाइम उसके अंदर होता है पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज, वो एक्टिवेट हो चुका है और वो पॉलीफिनॉल के ऊपर अब काम करना शुरू करता है। तो ऑक्सीडेशन होना शुरू होता है तो ऑर्थोक्विनोन्स बनने शुरू होते हैं और जिस वजह से इन पत्तियों का रंग डार्क कलर का होता चला जाता है। और फर्मेंटेशन करने के लिए इन रोल्ड जो पत्तियां हैं इनको ग्लास की सरफेस या एल्यूमिनियम की सरफेस के ऊपर पतली लेयर्स के रूप में बिछा दिया जाता है और ये प्रोसेस जो है लगभग 3 घंटे के अंदर फर्मेंटेशन पूरा हो जाता है। और जो चाय लेस फर्मेंटेड होती है वो पंजेंट थोड़ी ज़्यादा होती है, जबकि जो लंबे समय तक फर्मेंटेड टी होती है वो सॉफ्ट होती है और उसका रंग भी थोड़ा गहरा ज़्यादा होता है। और फर्मेंटेशन हो जाने से इसका कलर ब्राइट रेड कलर का हो जाता है और एक पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक एरोमा और फ्लेवर उसके अंदर डेवलप हो जाती है। नाउ कम टू द फोर्थ स्टेप विच इज नोन एज ड्राइंग, अर्थात सुखाना। क्योंकि फर्मेंटेशन हो गया तो उसके बाद पत्तियां अपना कलर चेंज कर रही हैं तो देन दे आर सब्जेक्टेड टू ड्राइंग। द मेन एम ऑफ ड्राइंग इज टू स्टॉप द फर्मेंटेशन। और ड्राइंग करने के लिए स्पेशल प्रकार के ओवन का प्रयोग किया जाता है, स्पेशली कंस्ट्रक्टेड ओवन्स, जिसमें इन फर्मेंटेड पत्तियों को रख दिया जाता है और वहां पे गर्म एयर, हॉट एयर प्रोवाइड करवाई जाती है 90 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 20 से 25 मिनट तक के लिए। और टेम्परेचर का केयरफुल रेगुलेशन करना जरूरी होता है क्योंकि अगर एक्सेसिव हीट अगर आपने दे दी है तो वो पत्तियों को इनको जला देगी। तो इस वजह से न तो बहुत ज़्यादा और न ही बहुत कम, इम्प्रॉपर ड्राइंग की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए प्रॉपर ड्राइंग करवाई जाती है और जब ड्राइंग प्रॉपर हो जाती है तो एक पंजेंट प्रकार का टिपिकल ब्लैक कलर का जो चाय जो हम ब्लैक टी के नाम से देखते हैं वो हमें बाहर मिल जाता है। नाउ द फिफ्थ स्टेप इन प्रोसेसिंग ऑफ टी इज ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग, कि अब हमें ग्रेडिंग करना और सॉर्टिंग करना अलग अलग करना है। क्योंकि ड्राइंग करने के बाद क्या होता है कि उस चाय के अंदर कुछ इंटेक्ट पत्तियां भी रहती हैं, कुछ छोटे पीसेस होते हैं पत्तियों के, कुछ बड़े पीसेस होते हैं, तो उसको ग्रेड करके सॉर्ट करना अलग अलग करना जरूरी होता है कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो मैकेनिकली घूमती हुई ऑसिलेटेड सीव्स छलनियां होती हैं उसके अंदर इसको डाल दिया जाता है और ग्रेडिंग अलग अलग साइज की पत्तियां जो है वो सेपरेट कर ली जाती हैं। और ये कुछ मेजर ग्रेड्स हैं जो कि व्यापार के अंदर बहुत चलती हैं, टी ट्रेड के अंदर हैं। दे आर वेल नोन, दीज आर ब्रोकन ऑरेंज पीकू BOP, फ्लावरी ब्रोकन ऑरेंज पीकू FBOP, ब्रोकन पीकू BP, ऑरेंज पीकू OP, फ्लावरी पीकू FP, देन ब्रोकन ऑरेंज पीकू फेनिंग्स BOPF एंड फेनिंग्स एंड डस्ट। तो इस नाम से ये ट्रेड में प्रचलित हैं। नाउ दीज आर सम ऑफ द इम्प्रूव्ड वेराइटीज ऑफ टी जो कि भारत के अंदर कल्टीवेट की जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट है दार्जिलिंग टी और दूसरी है आसाम टी। और दार्जिलिंग टी इट इज मोर फ्रेगनेंट एंड मोर सॉफ्ट देन आसाम टी। और भारत के अंदर 3 टी रिसर्च स्टेशंस भी बनाए गए हैं, टोकलाई एक्सपेरिमेंटल स्टेशन एट आसाम, टी रिसर्च इंस्टीट्यूट एट वेस्ट बंगाल एंड गवर्नमेंट टी एक्सपेरिमेंट फॉर्म पालमपुर। और ये भी कुछ वेराइटीज हैं, TV23, TV9, टुगडा 253, फुसबेरिंग 312, ये भी कुछ चाय की इम्प्रूव्ड वेराइटीज हैं जो भारत में ग्रो की जाती हैं। नाउ व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ दिस टी? चाय की क्वालिटी डिपेंड करती है प्राइमरीली कि किस प्रकार की चाय की बुश थी, उसकी जाड़ी कैसी थी और किस एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन में चाय ग्रो की गई थी। और जो इसका डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है चाय का वो पर्टिकुलरली 3 केमिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है, 3 प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे डिपेंड करता है। पहला है उसके अंदर जो एसेंशियल ऑयल मिल रहा है वो, दूसरा है एल्केलॉइडल फ्रैक्शन और तीसरा है पॉलीफिनॉल्स। एरोमा एंड फ्लेवर, जो पर्टिकुलर आप चाय की खुशबू और उसका फ्लेवर आप देखते हैं वो उसमें मिलने वाले एक इथेरियल ऑयल, एसेंशियल ऑयल के कारण होता है जिसे थियोल कहा जाता है, जिसकी मात्रा उसमें 2.5% होती है। और जो चाय की रिफ्रेशिंग, ताजगी लाने वाली और उत्तेजक प्रॉपर्टीज हैं, स्टिमुलेटिंग प्रॉपर्टी है, वो उसमें मिलने वाले एल्केलॉइड के कारण आती है जिसे कैफीन कहते हैं। और जो चाय की थोड़ी बिटरनेस है, जो एस्ट्रिंजेंट है, एस्ट्रिंजेंसी नेचर है, वो इसके अंदर मिलने वाले पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स के कारण आती है जो मुख्यतः टेनिन्स है, जो उसमें 13 से 18% मात्रा में मिलते हैं। तो जब आप 3rd ईयर के अंदर आएंगे तब आप टेनिन के टेस्ट के लिए चाय की पत्ती का ही इस्तेमाल करेंगे। तो चाय की पत्ती टेनिन में काफ़ी
रिच है। तो 3 मुख्य इसमें प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गए। एसेंशियल ऑयल जिसमें थियोल मुख्य है, एल्केलॉइड्स में जिसमें कैफीन मुख्य है, और पॉलीफिनोलिक कंटेंट्स जिसमें टेनिन्स आते हैं। इसके अलावा भी इसमें कुछ मात्रा में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी मिलता है, निकोटिनिक एसिड मिलते हैं, और एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड थियोफाइलिन मिलता है, जो कि अस्थमा में तो बड़ा इंपॉर्टेंट बताया गया है। और चाय एस्ट्रिंजेंट नेचर की है, स्टिमुलेंट है, डायूरेटिक है, तो जानते ही हैं हम, नर्वाइन है। इसके अलावा दांतों की ओरल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए भी इसका रोल देखा गया है, आर्थराइटिस को ठीक करने में, कैंसर, कुछ विशेष प्रकार के कैंसर को क्योर करने में, इंडाइजेशन को ठीक करने में, कई सारे कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर्स को कम करने में, फैट को बर्न करने में, एंड एज एन इम्यूनिटी बूस्टर भी चाय को देखा गया है। और इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, ये क्योंकि पॉलीफिनोलिक कंटेंट पर रिच है तो इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, एंटी इन्फ्लेमेशन प्रॉपर्टी भी देखी गई है, एंटी माइक्रोबायल एक्टिविटीज भी चाय की देखी गई हैं। और चाय एक रिफ्रेशिंग बेवरेज के रूप में हम लोग यूज में लेते ही हैं। शायद भारत के लगभग हर घर में सुबह उठते ही सबसे पहले चाय का ही प्रयोग किया जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेवरेज, एक बड़ा ही ताजगी लाने वाला पेय पदार्थ है जिसे हम यूज में लेते हैं। नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और एक्सपोर्टर है ब्लैक टी का। और भारत के आसाम, वेस्ट बंगाल, केरला और तमिलनाडु मिलकर के 98% कंट्रीब्यूशन टी प्रोडक्शन का देते हैं। और इसके अलावा चाय के कई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी बाजार में मिलते हैं, जिसमें टी बैग्स आप जानते हैं, पैकेज्ड टी है, इंस्टेंट टी आजकल मिक्स आ रहे हैं, जिसमें आपको चाय के साथ में मिल्क पाउडर और शुगर भी मिक्स है, जिसमें आपको पानी में घोलते ही चाय तैयार हो जाती है। और भारत के अंदर चाय की ट्रेडिंग को प्रॉपर करने के लिए, मैनेज करने के लिए टी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया TTCI का डेवलपमेंट हुआ था, 1971 में एस्टेब्लिश किया गया था, टू क्रिएट स्टेबल एक्सपोर्ट मार्केट एंड टू मैनेज द टी गार्डन्स एंड इवन वेयर हाउसिंग ऑफ टी एंड अदर फैसिलिटीज। तो उनके लिए इसको डेवलप किया गया था। तो चाय एक बहुत ही इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट क्रॉप है और वर्ल्ड ओवर इसका एक्सपोर्ट भारत करता है। सो आई थिंक एंड आई होप this video lecture was your cup of tea, and you must have enjoyed this lecture. So the tea, it is obtained from a plant, Camellia sinensis, and it is obtained from its leaves. So thank you very much for watching, and in the next video we will cover the another non-alcoholic beverage, that is coffee.